नमस्कार दोस्तों, 29 नवंबर 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज। भैया आजकल तो न्यूज़पेपर ओमिक्रॉन से भरे हुए हैं। पिछले 2-3 दिन में देखो तो ओमिक्रॉन के ऊपर इतनी बातचीत हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। और अभी के लिए जो लोग भी फॉरेन से इंडिया के अंदर आ रहे हैं, खासकर कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज से, उनके ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगाए गए हैं। देखिए, फॉरेन ट्रेवल तो बंद नहीं हुआ है, बट क्वारंटीन वगैरह, टेस्ट वगैरह कराना, ये सब चीज़ें यहाँ पे बढ़ रही हैं। भारत सरकार की कोशिश है कि जितना हो सके उतना ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स इंडिया के अंदर कम आए, लेकिन पूरी तरीके से रोकना तो देखिए काफी मुश्किल होगा। देखते हैं क्या होता है। फिर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 3 कैपिटल केसेस के ऊपर सुनवाई चल रही थी। अब चूंकि 3 कैपिटल केसेस को यहां पे हटा दिया गया है, तो सुनवाई का क्या होगा उसके बारे में एक आर्टिकल है, एक न्यूज है, इसको देखेंगे। फिर भाई, बेंगलुरु में ये जो मूंगफली होती है, मूंगफली से रिलेटेड एक फेस्टिवल है जिसका नाम है कदले काई पारिशे। तो ये 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में मनाया जा रहा है, इसको देखेंगे। इंडिया बांग्लादेश बाइलेटरल रिलेशन से रिलेटेड एक न्यूज है, इसे यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। वीजा ने भारत सरकार के ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि भारत सरकार नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म को इन्वोक करके रुपे कार्ड्स को प्रमोट कर रही है, और उसके लिए वीजा का जो मार्केट है इंडिया के अंदर वो डिस्टर्ब हो रहा है। और इस प्रकार के इल्जाम पहले मास्टर कार्ड ने भी लगाए हैं। और सीधे सीधे ये बोला है कि भाई जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो नेशनलिज्म को इन्वोक करके रुपे कार्ड के यूजेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये न्यूज क्या है, वीजा क्या इल्जाम लगा रहा है ओवरऑल, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज। सेंटर टाइटन रूल्स फॉर फ्लायर्स फ्रॉम अब्रॉड ओवर ओमिक्रॉन रिस्क। अगर अब तक आपने वीडियो पे लाइक का बटन नहीं दबाया तो दोस्तों प्लीज दबा दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दे रखा है। और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। लाइक और कमेंट करके वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाएं, इससे यूट्यूब वीडियो को ज्यादा लोगों को रिकमेंड करता है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस को रिवाइव किया है, और जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स इंडिया के अंदर घुस रहे हैं उनको अपने पिछले 14 दिन की ट्रेवल हिस्ट्री पहली बात तो सबमिट करनी है। उसके साथ साथ एक आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है। कहां पे सबमिट करना है? तो एयर सुविधा पोर्टल के ऊपर सबमिट करना है। और ऑब्वियस सी बात है, इसके बिना आपको जहां से आप फ्लाइट पकड़ रहे हो ना इंडिया के लिए, वहीं बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा। तो मान लो आप दुबई से इंडिया के लिए फ्लाइट पकड़ रहे हो, चिल्ली से खैर कोई डायरेक्ट फ्लाइट आती नहीं, लंदन से इंडिया के लिए फ्लाइट पकड़ रहे हो, तो फ्लाइट पकड़ते वक्त वहां पे लंदन में या दुबई में जब आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा, वहीं पे ये एयर सुविधा पोर्टल के डिटेल्स, 14 दिन के ट्रेवल डिटेल्स, आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आपसे मांगी जाएगी। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको फ्लाइट ही बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, 1 दिसंबर से ये गाइडलाइंस आ रही है इफेक्ट में। आरटीपीसीआर टेस्ट लगभग 72 घंटे पहले का होना चाहिए। जर्नी शुरू करने से 72 घंटे पहले आपका टेस्ट हुआ होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और जो कंट्रीज एट रिस्क है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोट्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल, यहां से आने वाले यात्री पहले का तो कोविड नेगेटिव टेस्ट लेके आएंगे ही आएंगे। जब वो पहुंचेंगे इंडिया के अंदर, पोस्ट अराइवल भी इनका एक नेगेटिव टेस्ट होगा, मतलब कोविड टेस्ट होगा। और कोविड टेस्ट के रिजल्ट का ये इंतजार करेंगे। जब रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा तब ये एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं। 7 दिन का इनको होम क्वारंटीन करना पड़ेगा। 7 दिन की होम क्वारंटीन के बाद 8वें दिन इनका फिर से कोविड नेगेटिव टेस्ट होगा। वो नेगेटिव आ जाता है तो ठीक है भाई, फिर ये बाहर घूम सकते हैं। ठीक है। प्लस ये जो कंट्रीज हाई रिस्क कैटेगरी में आती, कंट्रीज एट रिस्क वाली कैटेगरी के साथ क्या होगा ये मैंने बता दिया। जो कंट्रीज एट रिस्क की कैटेगरी में नहीं आती हैं, उनके पैसेंजर्स भाई एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन रैंडम बेसिस पे इनमें से भी 5% लोगों की कोविड 19 टेस्टिंग हो सकती है पोस्ट अराइवल। अब वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा या जो बाकी एयरपोर्ट स्टाफ होगा, वो डिसाइड करेगा कि किसकी टेस्टिंग होनी है, किसकी टेस्टिंग नहीं होनी है। ये लोग भी यहां पहुंचने के बाद 14 दिन के लिए अपनी हेल्थ को मॉनिटर करेंगे। जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, उनको ना आने से पहले कोविड टेस्ट कराने की जरूरत है, ना आने के बाद कोविड टेस्ट कराने की जरूरत है। ठीक है। हालांकि ये बच्चे अगर होम क्वारंटीन के दौरान सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं तब इनकी टेस्टिंग हो सकती है, प्रोटोकॉल फॉलो किए जा सकते हैं। तो भाई, दुनिया भर में जो ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है, इसको भारत सरकार बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए रिसेंटली इंडिया के अंदर हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है, जिसमें डॉक्टर मीके पॉल थे जो कि मेंबर हेल्थ नीति आयोग के, डॉक्टर विजय राघवन थे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, सीनियर ऑफिसर्स थे हेल्थ मिनिस्ट्री के, सिविल एविएशन और बाकी मिनिस्ट्रीज के। ये भी यहाँ पे बोला गया है कि जो एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, पोर्ट हेल्थ ऑफिशियल है,
एयरपोर्ट मतलब हवाई जहाज वाले, पोर्ट मतलब समुंदर वाले। इनको सेंसिटाइज किया जाएगा कि भाई टेस्टिंग प्रोटोकॉल एट एयरपोर्ट्स पोर्ट्स प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। ये सब चीजें यहाँ बताई जा रही। जीएस पेपर 2 हेल्थ में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट टू रिज्यूम हियरिंग ऑफ द 3 कैपिटल केसेस टुडे। अब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट भी यहाँ सकते में। हुआ ये है कि रिसेंटली 2021 22 नवंबर को आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एंड CRDA रिपील एक्ट्स, इसको रिपील कर लिया। किसने? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ये जो आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एंड CRDA रिपील एक्ट था, ये लाया गया था 2020 में। जुलाई 2020 में ये आंध्र प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया, वहां पे एक स्टैंडिंग कमेटी को रिकमेंड कर दिया गया। जब इस बिल को पास कराया गया था आंध्र प्रदेश की असेंबली के अंदर और काउंसिल के अंदर, तो जो अपोजिशन लीडर थे चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने काफी तरखाट मचाया था। अभी के लिए ये जो 2020 के एक्ट थे ना, जिसके थ्रू आंध्र प्रदेश की सरकार ने बोला कि 3 अलग अलग कैपिटल बनेगी, उन एक्ट्स को विड्रॉ कर लिया गया है। किसके थ्रू? इसको विड्रॉ किया गया है एपी डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स रिपील एक्ट 2021 के थ्रू। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट में लंबे समय से बातचीत चल रही है 2020 के एक्ट्स को लेके। अब चूंकि 2020 के एक्ट्स को 2021 के एक्ट के थ्रू विड्रॉ कर लिया गया है, तो अब आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट में क्या बातचीत होगी? प्रॉब्लम एक्चुअली में ये है कि ये जो अभी आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स रिपील्स एक्ट 2021, जो कि 22 नवंबर को पास हुआ है, इसमें यह लिखा है कि भले ही हम पुराना एक्ट विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हम एक नया कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट लेके आएंगे। अब वो नया कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट क्या होगा, कैसा होगा, इसके बारे में ज्यादा लोगों को अभी के लिए जानकारी है नहीं। ठीक है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में देखा जाए तो जो भी फार्मर्स थे आपके अमरावती रीजन के आसपास के, ये चले गए थे, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स चले गए थे। लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चीजें ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाई, क्योंकि 2 चीफ जस्टिस तब तक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के बदल चुके हैं। एक तो JK महेश्वरी बदल चुके हैं, एक अरूप कुमार गोस्वामी बदल चुके हैं। अभी के लिए कौन है? तो अभी के लिए हैं आपके प्रशांत कुमार मिश्रा साहब। तो अब ये क्या बोलते हैं ओवरऑल इस बिल रिपील को लेके, वो देखने वाली बात है। कुछ ना कुछ तो केस को डिस्पोज ऑफ करना ही है। ठीक है, क्योंकि विड्रॉ भले कर लिया गया है 3 कैपिटल बिल को, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आंध्र प्रदेश की सरकार ने बोला नया बिल लेके आएंगे। अभी जब तक नया बिल नहीं आता तब तक आंध्र प्रदेश की सरकार क्या स्टैंड लेती है, इसको भी यहां पे देखते हैं। ठीक है, कुल मिला के चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार अमरावती को कैपिटल बना रही थी, उसके बजाय 3 कैपिटल बनाने का जो लॉजिक था YSR जगनमोहन रेड्डी का, सिंपल लॉजिक ये था कि देखिए, आंध्र प्रदेश टूट के तेलंगाना इसलिए बना, 2 स्टेट्स इसलिए बने चूंकि आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड इलाके थे जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इसीलिए मैं यहाँ पे 3 कैपिटल बना रहा हूँ, जिससे ओवरऑल बचे हुए आंध्र प्रदेश का इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। कोई एक इलाका बहुत डेवलप हो गया और बाकी इलाके डेवलप नहीं हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट्स सी यहाँ पे आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट क्या डिसीजन देती है। GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज इन इंप्लीमेंटेशन में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट है कदले का परिचय ग्राउंडनेट फेयर। ये मूंगफली का फेयर है, आपको विजिटर्स दिख रहे हैं। कदली का परिचय, इस प्रकार का ग्राउंडनट फेयर हर साल होता है बेंगलुरु में, बसवन गुंडी नाम की जगह पे। तो इसको ग्राउंडनट फेस्टिवल बोलते हैं। 1537 AD में शुरू हुआ था और इसकी ओरिजिन स्टोरी बड़ी लेजेंडरी है। ऐसा बोला जा रहा था कि जो मूंगफली के फील्ड थे जहां पे मूंगफली की खेती होती थी, रात में एक बुल आता था और वो इतनी तेजी से दौड़ता था उस फील्ड के अंदर कि सारे के सारे फील्ड तबाह कर देता था। और ये जो बुल दौड़ता था ना, इसको बोला गया था लॉर्ड शिवा का जो व्हीकल नंदी। अगर आप शिव भगवान के किसी भी टेंपल में जाएंगे तो वहां पे नंदी जी की भी एक मूर्त होती है, उसकी भी लोग पूजा करते हैं। तो नंदी जी एक बुल थे और ओवरऑल ये फील्ड में दौड़ते थे, जिसकी वजह से फील्ड तबाह हो जाता था। तो इनको खुश करने के लिए, नंदी भगवान को खुश करने के लिए हुआ ये कि भाई डोडा बसावा नाम का एक टेंपल बनाया गया, जिसको द नंदी टेंपल भी बोला जाता है। तो ये जो बसवन गुंडी नाम की जगह है बेंगलुरु में, वहां पे एक डोडा बसावा नाम का टेंपल है, नंदी टेंपल। ये इसलिए बनाया गया था कि जो सैक्रेड बुल था, जो कि रात में दौड़ के पीनट क्रॉप्स को खराब कर देता है, वो खुश हो जाए और पीनट क्रॉप्स को खराब ना करे। और हर साल क्या होता है कि नंदी भगवान को आके जो फार्मर्स हैं वो मतलब उनकी पूजा करते हैं,
उनको रिचुअल्स देते हैं, उनको ऑफरिंग्स देते हैं अपने ग्राउंड नट्स की, क्योंकि यहाँ के फार्मर्स को ऐसा लगता है कि नंदी भगवान ने इनके ऊपर कृपा की है, इनके क्रॉप्स खराब नहीं करते हैं। कार्तिक जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर, उसका जो कार्तिक महीना है, उसके आखिरी मंडे को ओवरऑल ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये नवंबर के एंड में या फिर अर्ली दिसंबर में कहीं पे इसकी डेट आती है। और होता क्या है यहाँ पे, तो होता ये है कि अनशेल्ड ग्राउंड नट, जब ये मूंगफली की खेती हो जाती है तो इस मूंगफली को लाके ये जो टेम्पल है आपका बसवन गुंडी टेम्पल, इसके चारों तरफ, ये जो नंदी टेम्पल है डोडा बसावा जिसको मैंने बात की, इसके चारों तरफ ये मार्केट लगता है। यहाँ पे अपने बॉइल्ड पीनट्स, रोस्टेड ग्राउंड नट्स, अनशेल्ड ग्राउंड नट्स फार्मर्स लेके आते हैं, एक बड़ा सा फेस्टिवल लगता है और वहां पे इनको बेचा जाता है। कुछ इस प्रकार के सीन्स आपको इस पर्टिकुलर ग्राउंड नट फेयर में देखने को मिलते हैं, हर साल होता है ये। जीएस पेपर 1 इंडियन हेरिटेज और कल्चर में आपको न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है अनाउंस एट जस्टिस रमन्ना कमेंट। क्या हुआ, देखिए राज्यसभा के जो 4 लीडर्स हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो चेयरमैन वेंकैया नायडू से मिले और उन्होंने इनडायरेक्टली एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब की यहाँ पे कंप्लेन सी करते नजर आ रहे हैं। देखिए 75th इंडिपेंडेंस डे पे एक फंक्शन ये ऑर्गेनाइज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन की तरह, और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के इस फंक्शन में जो चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब थे, उन्होंने अपनी एक स्पीच दी और उस स्पीच में इन्होंने सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट की बात की। देखिए हुआ यह था, उस समय पे हालात बहुत ज्यादा खराब क्यों हो गए थे, क्योंकि 11 अगस्त को जो सेशन था राज्यसभा का, वो 2 दिन पहले ही खत्म हो गया शेड्यूल से। लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन था सिंस 2019। अगर आप देखो तो इस पार्लियामेंट्री सेशन में लोकसभा ने केवल 21 घंटे 14 मिनट काम किया, जबकि लोकसभा को 96 घंटे काम करना था। राज्यसभा ने केवल 28 घंटे काम किया, जबकि राज्यसभा को 97.5 घंटे काम करना था। तो जितने घंटे एलोकेट किए गए थे राज्यसभा और लोकसभा की फंक्शनिंग को, उसके आधे से भी कम इन्होंने यहां पे काम किया। 28% इन द केस ऑफ राज्यसभा, लोकसभा के केस में 22%। ज्यादातर केसेस में डिसरप्शंस हुए और जो बिल भी पास कराए गए वो बिल ज्यादा बिना किसी डिबेट के पास नहीं कराए गए। ठीक है, बात ये होती है कि जब कोई बिल आप लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करते हो तो उस बिल के एक एक प्रोविजंस के ऊपर बहस करना, उसको स्क्रूटनाइज करना, उसको एनालाइज करना, उसको पास करना, उसके लिए आप उस बिल को किसी पार्लियामेंट्री ये कमेटी को भी रेफर कर सकते हो। तो कुल मिला के एनवी रमन्ना साहब ने 75वें इंडिपेंडेंस डे पे यही बोल दिया कि भैया राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बिल की स्क्रूटनी, बिल की एनालिसिस, बिल के ऊपर बातचीत, ये तो देखो हो ही नहीं रही है, और उसके चलते जुडिशरी का काम बढ़ता है। क्योंकि सरकार जो बिल लेके आती है, या तो उसके ऊपर बिल्कुल ही तरखाट मच जाएगा, जैसे फार्म बिल हो गया, पेगासस स्कैंडल हो गया। अब इसको लेके इतना बवाल मचा कि जो भी सेशन चल रहा था चल ही नहीं पाया ठीक से, और जो भी बिल वगैरह दूसरे पास हुए उनके ऊपर कोई बहस ही नहीं हुई। अब जब उनके ऊपर कोई बहस ही नहीं हुई तो कल की डेट में वो बिल एक्ट बनेंगे, और उस एक्ट से रिलेटेड अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंचेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उस केस को इन्फर करना पड़ेगा। बेटर तो ये रहेगा ना कि सारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि ये आपका लोकसभा राज्यसभा के अंदर बैठ के पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बिल के इनएक्टमेंट स्टेज पे ही उसको प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनाइज करें और इंप्लीमेंट करें। समझ गए? तो एनवी रमन्ना साहब लोगों के ऊपर यही मतलब अपनी एक कंप्लेन सी सामने रख रहे हैं। कंप्लेन ये है कि भैया हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हो जाते हैं, लेकिन बिल की प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी नहीं होती है, डिबेट नहीं होती है, तो उस बिल में बहुत सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज रह जाते हैं। और अगर वो आउटस्टैंडिंग इश्यूज सॉल्व हो जाते तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास केसेस कम पहुंचते, लेजिस्लेचर्स में परसिस्टेंट डिप्रेशन कम होता। अच्छा, रमन्ना साहब ने यह भी बोला था कि भाई पार्लियामेंट में लोग लड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अनरूली बिहेवियर होता है, वायलेंट एक्शन होते हैं, ये भी गलत है। तो सीजेआई ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके 2 फैसेट्स थे। एक तो पार्लियामेंट्री डिसरप्शन, जो बवाल मचाते हैं, अपोजिशन के एमपी आके चिल्लाने लगते हैं, सामान तोड़ने फोड़ने लगते हैं, एक तो वो। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज एनवी रमन्ना साहब ने बोली कि बिना किसी डिस्कशन के पूरा का पूरा बिल पास होकर एक्ट बन जा रहा है। तो ये जो बात यहां पे एनवी रमन्ना साहब ने बोली थी, इसके अगेंस्ट जो राज्यसभा के 4 लीडर्स हैं वो चेयरमैन वेंकैया नायडू से शिकायत कर रहे हैं। इनका बोलना है कि देखिए, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज के हेड पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के ऊपर एडवर्सली कमेंट ना करें, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे जस्टिस रमन्ना का नाम नहीं लिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने,
मतलब फ्लोर लीडर्स ने, राज्यसभा के जो भी अलग अलग पार्टी के फ्लोर लीडर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे एनवी रमन्ना का नाम नहीं लिया, बट ऑटोमेटिकली ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि वो एनवी रमन्ना के अगेंस्ट बोल रहे थे। एनवी रमन्ना ने ही राज्यसभा की फंक्शनिंग के ऊपर एक प्रकार की उंगली से उठाई है या फिर अपना कमेंट दिया है। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे फ्लोर लीडर्स राज्यसभा के कि भाई एनवी रमन्ना साहब एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी के हेड है, वो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के ऊपर कमेंट ना करें तो बढ़िया है। यहाँ पे वेंकैया नायडू साहब ने एक अलग ही लॉजिक बोल दिया। वेंकैया नायडू साहब ने बोला कि देखिए, हमें सोचना पड़ेगा, लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग में रोक नहीं होनी चाहिए, परसिस्टेंट डिसरप्शन, अनरूली बिहेवियर, वायलेंट एक्शन नहीं होने चाहिए। तो हर कोई अपनी अपनी खिचड़ी पका रहा है। फ्लोर लीडर्स बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे काम के बीच में इंटरफेयर ना करे। सुप्रीम कोर्ट के हेड रमन्ना साहब क्या बोल रहे हैं मैंने बता दिया। वेंकैया नायडू साहब जो कि सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भैया सरकार को काम करने दो, उसके खिलाफ ज्यादा अपोजिशन मत करो। तो सब अपने अपने हिसाब से यहाँ पे बातें बोल रहे हैं। राज्यसभा की सेक्रेटेरिएट का ये एनालिसिस है कि परसिस्टेंट डिसरप्शन के चलते ये जो रिसेंटली अभी सेशन हुआ था अगस्त में, 70% फंक्शनल टाइम तो वैसे ही बर्बाद हो गया, समझ गए। तो मिस्टर वेंकैया नायडू ने सरकार को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को यह हिदायत दी कि आप एक दूसरे के साथ बातचीत करिए, जिससे राज्यसभा प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके, आने वाला विंटर सेशन भी अगस्त के सेशन की तरह बर्बाद ना हो जाए। ठीक है ना भाई, ये सब बातें यहाँ पे बोलनी जा रही हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स और फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में बेसिक सी इन्फो थी। नेक्स्ट, इंडिया बांग्लादेश टू डीपन टाइज एज पार्टनर। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश का सीईओ फोरम की मीटिंग होने वाली है और ये दोनों कंट्रीज मिलकर बहुत जल्दी ही एक सेपा को फाइनलाइज करेंगी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फाइनलाइज करेंगी, जिससे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज एज पार्टनर्स बढ़ाया जा सके। मतलब इंडिया बांग्लादेश पार्टनर्स की काम करें, ना कि कॉम्पिटिटर्स की तरह, ऐसा मिस्टर पीयूष गोयल साहब बोल रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, ये बेसिकली बांग्लादेश को एक लेस डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग नेशन स्टेटस की तरफ लेके गए। तो सबसे पहले इसके लिए पीयूष गोयल साहब ने शेख हसीना जी को बधाई दी। पीयूष गोयल साहब ने बोला कि इंडिया बांग्लादेश के साथ शोल्डर टू शोल्डर मिलकर काम करेगा, कंट्री की लीडरशिप और उनकी डेवलपमेंट जर्नी के लिए काम करेगा। फिर 2014 की बात की जाए तो इंडिया हैज स्केल्ड अप आवर ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट एज पार्टनर्स एंड नॉट कॉम्पिटिटर्स। मतलब यही बोला जा रहा है कि इंडिया बांग्लादेश के साथ पार्टनर की तरह काम कर रहा है, ना कि कॉम्पिटिटर की तरह। अगर आप देखें तो बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया विद अ वॉल्यूम ऑफ ओवर $10 बिलियन। साउथ एशिया के अंदर अगर बांग्लादेश का सबसे बड़ा कोई पार्टनर तो इंडिया है। $10 बिलियन का दोनों के बीच में ट्रेड है। 1 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन इंडिया ने बांग्लादेश को प्रोवाइड की है। $8 बिलियन की कंसेशनल क्रेडिट लाइंस, मतलब बांग्लादेश इंडिया से $8 बिलियन तक का लोन ले चुका है कम इंटरेस्ट रेट पे। और इंडिया बांग्लादेश सीई फोरम में तो ऑलरेडी म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। इन सब के बाद एक ही चीज बचती है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो जाए। देखा जाए तो अभी के लिए 350 इंडियन कंपनीज ऑलरेडी बांग्लादेश में अपने आप को रजिस्टर करके काम कर रही हैं। 2 इंडियन इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, एक है मिरसराई और एक है मोंगला। प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने बांग्लादेश के 50 यंग एंटरप्रेन्योर्स को स्वागत किया इंडिया के अंदर, ताकि वो इंडिया में आए, अपने बिजनेस को स्टेब्लिश करें और ट्रेड रिलेशंस बढ़े। फिर पीयूष गोयल साहब ने 5 फोकस एरियाज को आइडेंटिफाई किया है बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाने के लिए। एक है टेक्नोलॉजी, दूसरा कनेक्टिविटी, तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप, चौथा हेल्थ, पांचवा टूरिज्म। समझ गया क्या बोला जा रहा है? ट्रू पार्टनरशिप इज अबाउट एनकरेजिंग एंड असिस्टिंग ईच अदर इन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एस्पिरेशंस। तो मतलब ओवरऑल इंडिया बांग्लादेश के ट्रेड पोटेंशियल, इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात की जा रही है और यह बोला जा रहा है कि जितना जल्दी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो जाएगा उतना ही जबरदस्त होगा। और वैसे भी 6 दिसंबर आने वाला है, जिसको आप मैत्री दिवस बोलते हो। 50 ईयर्स ऑफ बांग्लादेश इंडिपेंडेंस हो जाएंगे। और बायलैटरल टाइज बांग्लादेश के इंडिया के साथ इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि इंडिया पहली ऐसी कंट्रीज थी जिसने बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। और साथ साथ बर्थ सेंटिनरी ईयर भी आ रहा है बांग्लादेश की फाउंडिंग प्रेसिडेंट बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का, तो उसको भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात की जाए तो ये सर्विसेज सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, गुड्स सब में डील करता है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाता है, ट्रेड फैसिलिटेशन, कस्टम कोऑपरेशन, कंपटीशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सारे फैसेट्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर आ जाते हैं।
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ज्यादा एक्सटेंसिव होता है, इसमें रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स सब आ जाते हैं। सेपा साइन कर रखा है इंडिया ने साउथ कोरिया और जापान दोनों के साथ। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वीजा कंप्लेन्स अबाउट इंडिया बैकिंग फॉर लोकल राइवल रुपए। तो वीजा इनकॉर्पोरेटेड ने यूएस सरकार से भारत सरकार की बुराई की है, मोदी जी की बुराई की है। तो वीजा इंक ने बोला है यूएस सरकार को कि देखिए ये जो भारत सरकार है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से अपने पेमेंट नेटवर्क रुपए को प्रमोट कर रही है, जिससे वीजा का नुकसान हो रहा है। अब इन गधों को जाके कोई बताए कि भाई भारत सरकार अपना नेटवर्क तो करेगी ही ना प्रमोट, हम लोग तो अपने रुपे कार्ड को प्रमोट करेंगे ही करेंगे, भाई क्यों नहीं करेंगे? क्या वीजा और मास्टर कार्ड जिंदगी भर अमेरिकन एक्सप्रेस इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे क्या? तो कुल मिला के ओवरऑल अगर आप देखो तो ये जो रुपे कार्ड है जो कि भारत का खुद का पेमेंट गेटवे है, देखिए दुनिया भर में बहुत से पेमेंट गेटवे हैं जिसमें वीजा मास्टर कार्ड बहुत बड़ा पेमेंट गेटवे, उस प्रकार से हम रुपे पेमेंट गेटवे को प्रमोट कर रहे हैं। और ये रुपे कार्ड रिलीज कौन करता है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिलीज करता है। अफसोस की बात बस ये है कि ये जो रुपे कार्ड्स हैं फॉरेन में जल्दी नहीं चलेंगे। अगर आप फ्लाइट पकड़ के दुबई या देश किसी भी दुनिया की दूसरी कंट्री में जाते हो तो वहां पे आपको वीजे मास्टर कार्ड की जरूरत पड़ती है, रुपे कार्ड से पेमेंट नहीं होगी। तो भारत सरकार पूरी कोशिश कर रहा है कि हाँ सेलेक्टेड कंट्रीज में रुपे चल रहा है बट हर जगह नहीं चल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि रुपे को एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे बनाया जाए। बट अभी के लिए वीजा का ये बोलना है कि भैया ये जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये तो इस प्रकार से बोलते हैं कि अगर आप रुपे कार्ड को यूज कर रहे हो तो आप भारत के लिए काम कर रहे हो, हर कोई बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ सकता। तो अगर आप बॉर्डर पे नहीं लड़ सकते तो क्या हुआ, कम से कम देश के कार्ड को इस्तेमाल करो। तो इस प्रकार की चीजों से वीजा का नुकसान हो रहा है, रुपे कार्ड ज्यादा प्रमोट हो रहा है, इस प्रकार की शिकायत की है किसने? वीजा इंक ने यूएस की सरकार से। मास्टर कार्ड इंक भी पहले यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को पहले इस प्रकार की शिकायतें कर चुका है। ठीक है, इन सब चीजों के लिए बहुत सारे प्रेस हाउसेस, वीजा, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऑफिस, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास गए, किसी भी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है। बट ऑब्वियस ही बात है, एक बात तो क्लियर है कि इंडिया के अंदर रुपे कार्ड्स बहुत तेजी से बिके हैं, धड़ल्ले से बिके। देखा जाए तो एज ऑफ नवंबर 2020 इंडिया के अंदर 952 मिलियन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स हैं, जिसमें से 63% रुपे है। ओके, अगर देखो तो 2017 में जितने भी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स थे उसमें 15% रुपए थे, अब आप कह सकते हो 63% रुपए कार्ड्स है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। 2018 में मोदी जी ने बोला था कि रुपे कार्ड को इस्तेमाल कीजिए, दिस इज पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक इसलिए क्योंकि ये इंडिया का इंडिजीनियस पेमेंट गेटवे है, हम वीजा और मास्टर कार्ड के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। भारत सरकार की जितनी भी अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, जैसे निर्मला सीतारमण जी भी समय समय पे कहती रही हैं कि आप भारत के पेमेंट गेटवे रुपे को इस्तेमाल करिए। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, भले ही रुपे कार्ड्स में कार्ड ज्यादा है बट ऐसा बताया जाता है कि जो ट्रांजैक्शंस होती है ना वो मास्टर कार्ड और वीजा से ज्यादा होती हैं। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। देखिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अगर आपको करनी है तो ज्यादातर केसेस में रुपे कार्ड चलता नहीं है, वीजा और मास्टर कार्ड ही चलते हैं। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में रुपे कार्ड इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू वीजा एंड मास्टर कार्ड। लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल सेक्शन है, जो अभी काफी अच्छा कमाने वाला तबका है, उसके पास क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा के होते हैं, उससे वो लोग पेमेंट वगैरह करते हैं। तो अभी भी डेफिनेटली भले हमने रुपे कार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन को जरूर बढ़ा दिया है, लेकिन ओवरऑल रुपे कार्ड के थ्रू जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़ी वीजा और मास्टर कार्ड से कम है, उनको और बढ़ाने की जरूरत है आगे आने वाले समय में। तो ये चीजें जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, जनरल स्टडीज पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में न्यूज आपको काम आई। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, आज इतनी ही न्यूज़ेस थी। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें।